Hello, my dear students of plus 1, class 11th. I hope you must be in very high spirits. तो प्यारे बच्चों, आपके जो पेपर रहते थे वो तो हो गए कैंसिल, तो वो टेंशन आपकी दूर हो गई। अब आप ऐसा करो कि प्लस 1 की स्टडीज़ में पूरे ज़ोर शोर से जुट जाओ, क्योंकि ये 2 साल जो हैं, अब तो 2 भी नहीं बचे, इनके बेस में आपका फ्यूचर बनना है। योर फ्यूचर विल बी डिसाइडेड बाई दीज 2 ईयर्स। आज तक आपने जो किया वो ठीक बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब जो है यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ योर फ्यूचर, तो प्लीज़ वर्क वेरी हार्ड। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या सोच के पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन today I welcome you to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. I am here to make physics interesting, easy to understand and a scoring subject for you. Scoring not only in the board examination but also in the competitive examinations. तो आप मेरे वीडियो देखते जाओ और प्रेफरेबली साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का। टॉपिक का नाम है बेसिक और फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, और नेचर में 2 चीज़ें आती हैं, एक मैटर और एक आती है एनर्जी। सो देयरफॉर यू कैन से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, इसका स्कोप बहुत वाइड है। तो मैंने आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स में बताया था कि इसके स्कोप को हम 3 डोमेन्स में बांट सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मीजोस्कोपिक। और इन तीनों जो डोमेन्स में जो साइंटिस्ट हैं वो जब स्टडी करते हैं और उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम बेसिक फोर्सेस इन नेचर एंड सम कंजर्वेशन लॉज। क्योंकि जब साइंटिस्ट किसी भी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो वो देखते हैं कि देयर आर सर्टन स्पेशल क्वांटिटीज which do not change with the passage of time. That means they remain constant with time. Such quantities which do not change with the passage of time are said to be conserved. और वो जो laws हैं which govern the conservation of these quantities, they are given the name conservation laws. और क्लासिकल फिजिक्स में ये 4 कंजर्वेशन लॉज हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन सेकेंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, linear momentum. Then third is law of conservation of angular momentum, angular momentum. और fourth one is law of conservation of charge, electric charge. These are the conservation laws known as the fundamental or basic conservation laws. एक और लॉ मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मास इन इट सेल्फ इज नॉट कंजर्व्ड। वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन चारों को डिस्कस कर लें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. What does this law says? This law states that the total energy of any isolated system in this universe remains constant or conserved. One form of energy can be transformed into another form, but the total energy of any isolated system remains constant. It does not change with the passage of time. In fact, the total energy of the entire universe is also constant.
in the universe, one form of energy is changing into another form of energy, but if we take the total energy then it remains constant. So इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं ऐसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर फॉर्म. और जब हम एक तरह की एनर्जी को पैदा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने उतनी ही एनर्जी किसी और फॉर्म में स्पेंड करी है. जैसे ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन जो हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वहाँ पे पहले हम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब यहाँ पे डैम बना के हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं. वहाँ पे पानी जो ऊंचाई पे हमने इकट्ठा किया है वो जब नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक बदलती है और उससे टर्बाइंस घूमती हैं और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमारे घरों में आती है और जब हम ये लाइट जलाते हैं तो ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, जब हम हीटर जलाते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब हम कोई और अप्लायंस जैसे पंखा है, एसी है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर. इन फैक्ट ये नेचर की बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा होने से ही हम एक तरह की एनर्जी को, जैसे हम अपनी मस्कुलर एनर्जी से जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आ गई काइनेटिक एनर्जी, सो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक में बदल के तेजी से जा सकते हैं. कोई और व्हीकल है, उसमें हम कोई ना कोई फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल, जिनमें होती है केमिकल एनर्जी. जब व्हीकल चलता है तो उसकी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी. सो इस तरह एक तरह की एनर्जी दूसरी में जो भी फॉर्म हमें चाहिए उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स. ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट और अगेंस्ट इट in taking a body from one point to the other does not depend upon the path along which the body is moved. That means it is independent of the path along which the body is moved. In the case of such force, for example gravitational force, अब जब कोई बॉडी हाइट से हम गिराते हैं, मान लो ये मैंने पेन पकड़ा यहाँ पे, इसका मास m है, इसकी ग्राउंड से हाइट h है, तो इसकी यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक है 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh, काइनेटिक का हाफ mv स्क्वायर. अब mgh होगी पोटेंशियल, काइनेटिक होगी 0, टोटल बन गई mgh. अब अगर मैं इसको छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, सो दैट इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ज्यों ज्यों इसकी हाइट कम होती जाएगी त्यों त्यों इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. हाइट कम होने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी. लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हम दोनों टाइप्स की एनर्जी का सम निकालें तो वो एक ही रहेगा, इक्वल टू mgh. और इनफैक्ट वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मैंने एक वीडियो डाला हुआ ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो वहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी है, प्रूव करके दिखाया है कि द टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल में आती है काइनेटिक और पोटेंशियल, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स द सेम एट ऑल द पॉइंट्स. सो प्लीज रिमेंबर दिस. बट दिस लॉ इज ट्रू फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर. Now we come to the law of conservation of linear momentum. आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी का मास m हो और उसकी वेलोसिटी हो v, तो उसका मोमेंटम होता है m इंटू वी. दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. और ये एक वेक्टर है, इसलिए मैं इसके ऊपर एरो डाल देता हूँ. और वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर भी एरो डाल दिया. मास स्केलर है तो इस पर हमने एरो नहीं डाला. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. इन फैक्ट व्हाट इज मोमेंटम? It is the total quantity of motion contained in a body and it is measured by the product of mass and velocity of the body. Now you know that, as I told you, velocity is a vector quantity, therefore momentum is also a vector. So direction of linear momentum is the same as that of velocity of the body.
और जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा। तो मैग्नीट्यूड इसकी आ गई P इक्वल टू M इंटू वी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो लॉज ऑफ मोशन में मैंने डाला वीडियो, वहाँ पे मैंने ये प्रूव भी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा स्टेट कर रहा हूँ। द लॉ of conservation of linear momentum states that the total momentum of an isolated system remains constant unless an external force is applied on it। जब तक हम किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उसका जो मोमेंटम एंड लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम दैट रिमेन्स द सेम। So that is called the law of conservation of momentum। अब आइसोलेटेड सिस्टम कहते किसको हैं? ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आपस में बेशक बॉडीज एक्ट और रिएक्ट करें, उससे हो सकता है कि एक बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हो जाए, दूसरी का कम हो जाए, लेकिन जब हम उनका टोटल मोमेंटम निकालेंगे सो दैट विल रिमेन द सेम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसकी बहुत सी बेटा ये एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम मान लो बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जाती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो बंदूक है इट कम्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो आप बोट पे जा रहे हैं, कोई नदी को क्रॉस कर रहे हैं, जब किनारा आया आपने जंप किया फ्रॉम दी बोट ऑन टू द शोर ऑफ द रिवर, तो क्या होगा? जब आप आगे की तरफ जंप करोगे तो बोट किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। दिस इज आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह मान लो कोई न्यूक्लियस है, लैब में पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम 0 है। तो सपोज करो अचानक उसके 2 फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो क्या होगा? दे विल फ्लाई ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द टोटल मोमेंटम इवन आफ्टर डिसइंटेग्रेशन रिमेन्स द सेम एज इट वाज बिफोर डिसइंटेग्रेशन। और बिफोर इंटेग्रेशन था 0 और बाद में भी कितना रहेगा? 0। तो ये सारी एग्जांपल्स हम जब लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ पे हम ये सारी एग्जांपल्स देते हैं, बकायदा प्रूव भी करते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये फिजिक्स में हमारे बहुत काम आता है इन सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा। देन वी कम टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है कि मोशन होता है 3 तरह का, ये भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मोशन कितनी तरह का होता है, तो आपने वो मेरा वीडियो देख लेना है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर मोशन नाम है उस वीडियो का, तो आप उसमें देख सकते हैं। 3 तरह का मोशन होता है, एक लीनियर, दूसरा होता है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है अबाउट सम एक्सिस, तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम। सो द मोमेंटम possessed by a body rotating about an axis is known as its angular momentum। और जैसे अगर हमने लीनियर मोशन में मोमेंटम को चेंज करना हो तो हमें उस पर अप्लाई करनी पड़ती है फोर्स। मान लो जैसे ये पेन है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम भी 0 हो गया, मैं इसको कुछ मोमेंटम देना चाहता हूँ तो मुझे इस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक मैं फोर्स नहीं अप्लाई करूँगा तो इसका मोमेंटम 0 ही रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर हमने किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज करना हो तो हमें उस पर टॉर्क लगाना पड़ता है। जैसे फोर्स लीनियर मोशन के लिए जरूरी है, इसी तरह जो टॉर्क होता है दैट इज ए मस्ट फॉर रोटेशनल मोशन। और ये हमारे पूरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन का, उसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो डिफाइनिंग इक्वेशन होती है, जैसे लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इक्वल टू M इंटू वी। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं एंगुलर मोमेंटम का, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो एक तो इसका फार्मूला होता है L इक्वल टू आई ओमेगा। ये जो I है
ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा जो है दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। द एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। जैसे लीनियर मोशन में डिस्टेंस ओवर टाइम इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कह लो या वेलोसिटी कह लो, और रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल ओवर टाइम। सो ये हम करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और इसकी जो डिफाइनिंग इक्वेशन होती है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होता है, this is equal to the cross product of the position vector of the particle and its linear momentum. This equation is called defining equation of angular momentum. I repeat, इसमें L का मतलब है angular momentum, R उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है जिसका लीनियर मोमेंटम है स्मॉल p, और ये किसके बराबर है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। अब ये आपने मेरा वीडियोस जो वेक्टर्स वाला वीडियो देखना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड को हम या तो लिखते हैं ऐसे करके मॉड एल, और सिंपली एल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब एरो नहीं डालने, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है। P का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड P वेक्टर। और अगर ये एंगल हो 90 डिग्री, कितना हो? 90, दैट मीन्स R परपेंडिकुलर टू P हो, तो ये बन जाएगा इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 90 डिग्री? 1, सो दैट इज इक्वल टू R इंटू P इंटू 1, दैट इज R इंटू P। अब P किसके बराबर है? M इंटू V, तो P की जगह पुट कर दो M इंटू V। तो यहाँ पे आपके पास एक और फार्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम का, MVR। तो ये तो बेटा जी हो गया कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, याद रखना आपने। अब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है? जैसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको बताया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब कि जब तक हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, इंटरनल फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, मोमेंटम पे वो सेम रहेगा। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है दैट विल रिमेन दी सेम। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि रोटेटरी मोशन पैदा करने के लिए, जैसे लीनियर मोशन पैदा करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, रोटेटरी मोशन पैदा करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है। तो व्हाट इज द स्टेट, ये याद करने का तरीका है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट, वहां पे क्या कहा था हमने? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम, जब हम मोमेंटम कहते हैं तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम और रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स कंजर्व्ड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और यहां पे कहना है the law of conservation of angular momentum states that the total angular momentum of an isolated system remains constant unless an external torque is applied on it। और इसकी भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो हम करेंगे। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे all the planets are revolving around the sun, earth is also is a planet, it is revolving around the sun। और जब ये रिवॉल्व करती है तो इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, इसको सिर्फ चाहिए होती है सेंटीपिटल फोर्स, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस अर्थ एंड द सन। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड नॉट ओनली फॉर अर्थ, एनी अदर प्लैनेट और एनी अदर बॉडी इन द solar system revolving around another body. For example, in the case of moon revolving around the earth, or in the case of any other artificial satellite revolving around the earth, the angular momentum remains the same, क्योंकि उस पर कोई external torque नहीं लगता। So this is the law of conservation of angular momentum. And now I come to the fourth law, law of conservation of charge, law of conservation of electric charge, conservation of electric charge।
This law states that the total charge of any isolated system remains constant. अब इसका क्या मतलब बना कि मान लो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, 3 बॉडी, जितनी मर्जी बॉडीज़ हों, आप देखो पे एक पे कितना चार्ज है, दूसरी पे कितना चार्ज है, तीसरी पे एंड सो ऑन, टोटल चार्ज निकाल लो। उसके बाद अगर चार्ज चेंज होता है तो आप देखेंगे कि टोटल चार्ज आप निकालेंगे, चार्ज होता है 2 तरह का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। आपको पता बेटा जी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, और एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो हर एक एटम पे नेट चार्ज 0, इसको हम कह सकते हैं एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और क्योंकि मैटर बनी है एटम्स की, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज़ न्यूट्रल। ये मैंने आपके कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन डोमिनेट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि मैटर जो है वो आमतौर पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें नहीं फोर्स लगती, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लो मैं 2 चीज़ें लेता हूँ, एक ग्लास रॉड, एक सिल्कन क्लॉथ, उनको रब करता हूँ आपस में, तो क्या होगा, some of the electrons from the glass rod will get transferred to silicon cloth। तो इसका मतलब ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएंगे, तो इसका मतलब उस पर डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज उस पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, वो गए सिल्कन क्लॉथ पे, और सिल्कन क्लॉथ में हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतना ही जितना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही सिल्कन क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब रब नहीं किया था मैंने दोनों को, तो दोनों पे जो चार्ज था 0 था, बिकॉज बोथ वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज भी 0 था। लेकिन आफ्टर रबिंग जितना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया उतना ही सिल्कन क्लॉथ पे नेगेटिव आ गया, और टोटल चार्ज निकालेंगे तो अब भी वो 0 ही होगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दिस लॉ इज फॉलोड इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में +2 में जाके पढ़ेंगे, कोई हम इक्वेशन लिखेंगे न्यूक्लियर इक्वेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि टोटल चार्ज जो है दैट रिमेन्स द सेम, बल्कि हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को कि टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू कैन नॉट क्रिएट वन काइंड ऑफ चार्ज इन आइसोलेशन। ये कभी नहीं हो सकता। इन आइसोलेशन मीन्स अकेला पॉजिटिव चार्ज या अकेला नेगेटिव चार्ज हम पैदा नहीं कर सकते। अगर हम एक तरह का चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उतना ही नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे क्रिएट हो जाएगा, सो दैट द टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल लॉज। और एक मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देयर आर सम रिएक्शन, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आप जब बैलेंस करते हैं तो इसका मतलब जितना मास लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स का उतना ही होता है प्रोडक्ट्स का। सो देयर वी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इनफैक्ट दे आर इक्विवेलेंट। और उसने इक्वेशन दी थी एक E=mc²। अगर हम किसी तरीके से मास m को डिस्ट्रॉय कर दें तो एनर्जी पैदा होगी E=mc², where c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम किसी तरीके से बहुत थोड़ा सा मास भी डिस्ट्रॉय कर लें तो इतनी एनर्जी पैदा होगी। अगर मास को डिस्ट्रॉय कर दिया इसका मतलब मास इज नॉट कंजर्व्ड, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो किस में बदल गया, एनर्जी में। सो मास इन इटसेल्फ मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, बट मास एंड एनर्जी
taken together are conserved. And the working of an atom bomb or a hydrogen bomb is based upon this equation. अगर मैं यहाँ पे मास एक मिलीग्राम भी ले लूँ, मिलीग्राम मीन्स 10⁻⁻6 किलोग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करूँ बाई सी स्क्वायर यानी कि 3 × 10⁸ स्क्वायर ऑफ दिस, तो इतने जूल एनर्जी पैदा होगी। ये 10⁻16 आ गया, माइनस ये 6 10 रह गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 - 6 10 जूल, इतनी एनर्जी 10 जूल, 10⁻10। तो इसका मतलब 9 के बाद कितने जीरो लगाने हैं? 10 जीरो। सो दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और मास कितना डिस्ट्रॉय किया मैंने? सिर्फ 1 मिलीग्राम। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 4 10 किलोग्राम मास को डिस्ट्रॉय कर दें किसी एटम बॉम्ब में, तो कितनी एनर्जी पैदा होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.